हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है हमने यहाँ पे न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 2011 से लेके 2025 तक के जनरल स्टडीज़ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जितने भी है उनका डीप एनालिसिस कर रहे हैं। डीप एनालिसिस में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें यहाँ पे एग्जामिनर के माइंडसेट को यहाँ पे समझना है। सेकंड बात ये है कि आप हमेशा मार्केट में एक वर्ड यूज़ करते हो, समझते मतलब यहाँ पे बोला जाता है एलिमिनेशन ट्रिक्स का, राइट। अब एलिमिनेशन ट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पे हम पैटर्न को समझते हैं जो एग्जामिनर के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। अब ये जो पैटर्न होता है ये आपका ब्रेन या फिर जो आपका सबकॉन्शियस है ये ऑटोमेटिकली समझ सके, इस तरह से हमें इसे ट्रेन करना है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस होती है, ठीक है। हम यहाँ पे कोई एक कीवर्ड देख के ओनली या फिर ऑल या फिर कोई एक्सट्रीम वर्ड देख के उसे कैंसिल करें, ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर एग्जामिनर यहाँ पे किसी टोन को, किसी स्टेटमेंट को लिख रहा है तो उसकी टोन क्या है, उस टोन को समझना, इस तरह से हमारे ब्रेन को ट्रेन करना। ब्रेन किसके ऊपर ट्रेन होगा, पैटर्न्स के ऊपर ट्रेन होगा। समझ में आया। और ये जो पैटर्न्स होते हैं ये यहाँ पे हमेशा रिपीट करते हैं और यही हमें हेल्प करता है 20 to 30 जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं आपके 20 मार्क्स ये दिलाने में। समझ में आया आपका। इससे आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन द एग्जाम कंडीशन व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड लेस टाइम। समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्वेश्चंस को शॉर्ट में लिखा है प्लस मैंने एक्सप्लेनेशन भी शॉर्ट दिया है और आपको ट्रिक्स लिख के दी है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और यहाँ पे आपको रिवीजन करनी है। तो इसे मैंने इस तरह से बनाया है कि आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहो तो, और अदरवाइज अगर आप टैबलेट में या फिर लैपटॉप में पढ़ रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 देखो, इट वॉज अ प्रिडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन, द रिलीजियस एलिमेंट्स दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। अब देखो जिस तरह से मैं बोल रही हूँ ना, मतलब पढ़ के दिखा रही हूँ, ऐसे ही आपके दिमाग में भी आपको पढ़ना है जब आप एग्जाम कंडीशन में हो। अब मैं यहाँ पे समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन ये प्रोसेस जब आप अपने आप से 2-3 बार करोगे तो टाइम कम लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पढ़ना और जब एग्जाम दो तब यहाँ पे पेन से ऐसे डब्बे बनाना, गोल या फिर जो लाइन अंडरलाइन करते हैं हम वर्ड्स को, कीवर्ड्स को, ये करना जरूरी है। इससे हम फोकस रहते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लिया, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लिया, अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। अब यहाँ पे लेट्स से कि आपने पढ़ा है लेकिन आपको लेट्स से आइडिया नहीं है। मैं तो हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से आपको समझाऊंगी कि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है और मैंने इसे पढ़ा नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में इस आंसर को मैं कैसे सॉल्व करूं। तो अब इस स्टेटमेंट का टोन समझो, किसी कीवर्ड पे नहीं जाएंगे, हम टोन पे जाएंगे। प्रिडोमिनेटली सेक्युलर सिविलाइजेशन है, सेक्युलर अपने आप में ही एक पॉजिटिव अच्छी बात है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब हम पढ़ते हैं ओवरऑल तो ये बात हमें समझ में आती है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो टोन को समझो। प्रिडोमिनेटली सेक्युलर सिविलाइजेशन है, अच्छी बात बोल रहे हैं। रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन फिर भी इन्होंने डोमिनेट नहीं किया है सीन को, अच्छा बता रहे हैं, ओवरऑल जो भी चीज़ है डिस्क्राइब ठीक से कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरह से अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो समझना कि ये इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। सेकंड को देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। यस दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तब ओवरऑल आपको ये चीज़ें समझ में आती है। देखो आईवीसी में, देखो आईवीसी को बाय द वे हड़प्पन कल्चर भी, सिविलाइजेशन भी बोला जाता है और ये सेक्युलर सिविलाइजेशन था। रिलीजियस एलिमेंट की अगर बात करूँ, ये प्रेजेंट थी, डोमिनेट नहीं कर रही थी। और यहाँ पे हमें ये समझने के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है इनसाइट्स की, और इसलिए हमें ये समझ में आता है। अगर मेनली बोलूँ मैं आपको तो 1929 की बात है जब आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था फ्रैगमेंट्स ऑफ कॉटन को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। फाइन, तो कौन से भी ईयर का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। बाय द वे ये वाला जो पेपर है हम देख रहे हैं ये 2011 का पेपर है, ठीक है। तो इसमें कॉटन का जो फ्रैगमेंट है वो मिला था मोहनजोदारो से, ठीक है। मोहनजोदारो में ये मिला था। कॉटन सीड्स भी मिली थी यहाँ पे नियर बाय, मतलब मेहरगढ़ आपको पता है एक इंपॉर्टेंट साइट है, तो मेहरगढ़ में भी इसे यहाँ के सीड्स मिले थे 5000 BC, इतने मतलब बिफोर कॉमन एरा बोल लो
या फिर बिफोर क्राइस्ट। तो अगर ये वाली लाइन में निकालूं और अगर यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके पहले को हम कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, और यहाँ पे एडी बन जाता है। ये इतना तो आपको पता होगा। लेकिन अब हम वो सेक्युलर रीजन्स की वजह से लोग बोल रहे थे कि यूरोपियन वेस्टर्न का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है ये वो, तो वो सारी चीज़ें अलग रहे, उसके बारे में बात नहीं करते हैं हम, पर अभी इसको बीसी यानी कि बिफोर कॉमन एरा बोला जाता है। एनीवेज, ये आपको समझ में आया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे मैंने वैसे एक्सप्लेनेशन दिया है, नो मेजर टेम्पल्स, रिलीजन नॉट डोमिनेंट एंड एविडेंस ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मोहनजोदारो, शॉर्ट में दिया है जिससे कि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। यहाँ पे एक्स्ट्रा इंसाइट दिए हैं और रिवीजन का भी मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मतलब 32, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मरीन अपवेलिंग जोन्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, मरीन अपवेलिंग आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है देखो, डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस, ओके, अपवेलिंग हो रही है। ये देखो यहाँ पे आपको लैंड दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द कोस्ट लाइन। यहाँ पे विंड जा रही है, ये देखो यहाँ से ऐसी विंड जा रही है, यहाँ पे आपका वाटर है, और ये जो कोल्ड वाटर है इसको मैंने डार्क कलर से यहाँ पे दिखाया है। तो इस तरह से यहाँ पे अपवेलिंग हो रही है, ये सी फ्लोर है हमारा। अब अपवेलिंग आपको पता है, वैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा है। तो यहाँ पे बोल रहा है डिकम्पोज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस, ठीक है, पता नहीं, आई एम ओके, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि मुझे तो नहीं पता, एग्जाम कंडीशन में मैं ऐसे ही समझ रही हूँ। सेकंड बोल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, ओके फाइन, अपवेलिंग होती है, न्यूट्रिएंट आते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज, मैंने बहुत बार बोला है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लोगे, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल सॉल्विंग द ज्योग्राफी क्वेश्चंस, दैट्स फॉर श्योर। तो न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस ये तो सही है, पर ठीक है, मैं इसको करेक्ट करती हूँ और होल्ड पे रखती हूँ। थर्ड स्टेटमेंट देखो, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस, देखो अभी अगर हम लॉजिक से जाएंगे तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है, सेकंड भी स्टेटमेंट सही लग रहा है, और थर्ड भी स्टेटमेंट सही लग रहा है, क्योंकि हो सकता है मतलब कोई बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म हो वो सरफेस पे आ जाए। अब क्वेश्चन का टोन समझो, क्वेश्चन का टोन समझना एग्जाम में बहुत जरूरी होता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मरीन अपवेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द, तब यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन समझो क्या है। जब मैं अपवेलिंग की बात करती हूँ, मरीन अपवेलिंग की, तो ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे डीप कोल्ड वाटर ऊपर आता है, राइज करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, फाइन। अब जब ये ठंडा पानी ऊपर आता है, अपवेलिंग होती है, तो इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फर्टिलाइज करते हैं यहाँ पे जो सरफेस का पानी है, वहाँ के जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनकी ग्रोथ में। अब इससे क्या होता है, मरीन फूड चेन का बेस बन जाता है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 2 यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब करेक्ट है। क्योंकि देखो, जब अपवेलिंग हो रही है, अपवेलिंग हो तो रही है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा बहुत सारे पैमाने पे डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाओ या फिर जो बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स सरफेस पे लाओ। देखो कभी कभी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते होंगे ऊपर, या फिर कुछ बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स भी आते होंगे, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज द न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस। इतना समझ में आया है आपको। डीकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड थ्रू आउट द वाटर कॉलम, आप कौन सा भी वाटर कॉलम देख लो वहां पे होती ही है, तो ये इतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। ये सिर्फ डीप वाटर्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। और अगर बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो ये टिपिकली अपनी लाइफ को ही इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं कि वो सी फ्लोर पे अपनी जिंदगी बिता सके, तो अपने आप को वो अडेप्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं वो आपका अंडरस्टैंडिंग ये समझना चाहते थे कि आप यहाँ पे कम से कम इस ऑप्शन को एलिमिनेट करो, आपको समझ में आए कि वाटर ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं सी फ्लोर पे रहने के लिए। इतना समझ में आया है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये आपको पढ़ना है, फाइन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब इसके लिए आपको माइक्रो इरिगेशन पता होना चाहिए, डिटेल में भी नहीं पता है तो अगर नहीं पता है तो इरिगेशन तो आपको पता होता है क्या है। माइक्रो बोल रहा है मतलब इस तरह से आपको वर्ड ब्रेक डाउन करके कम से कम मीनिंग को समझने की कोशिश करनी है। एक तो ये पहला हो गया। अब माइक्रो इरिगेशन में अगर आपको याद रखना है तो आप ड्रिप इरिगेशन को याद रख सकते हो। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, फर्टिलाइजेंट एंड न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस। अब इस स्टेटमेंट का टोन समझो, वर्ड पे नहीं जाना है, कैन भी लिखा है तो करेक्ट होगा, कैन नॉट भी लिखा है तो गलत होगा, ये नहीं करना है।
टोन को समझो, फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस। अब स्टेटमेंट का टोन मुझे पॉजिटिविटी दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मैं इस माइक्रो इरिगेशन नाम की चीज़ को यूज़ करूंगी तो मेरे फर्टिलाइजर या फिर जो न्यूट्रिएंट लॉस है ये कम हो सकता है। अच्छी बात है, ये हम भी चाहते हैं, तो ठीक है, हम इसे करेक्ट करते हैं और होल्ड पे रखते हैं। अब स्टेटमेंट 2 देखो, इट इज ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन द ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग कितनी बड़ी है हमारी कंट्री में, आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में। तो ड्राई लैंड फार्मिंग में आप बोल रहे हो कि इसका सिर्फ और सिर्फ यही एक ओनली मीन्स है। अब देखो, मैंने ओनली देख के स्टेटमेंट को मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं स्टेटमेंट का टोन समझ रही हूँ। ओनली मीन्स का मतलब ये हुआ कि आपने इसका स्कोप ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए बहुत नैरो कर दिया है। ये चीज़ नहीं होती है, ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी हमेशा गलत करता है। ये पॉइंट समझना है, ओनली देख के गलत नहीं मारना है, टोन को समझना है। तो ये हो गया गलत। तो मतलब मुझे इतना पता है कि स्टेटमेंट 2 तो 100% यहाँ पे गलत हो जाएगी, तो मैं जहाँ जहाँ पे 2 होगी उसको गलत कर दूंगी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 3 देखो, इन सम एरियाज, कुछ एरियाज ऐसे हैं फार्मिंग के जहाँ पे द रिसीडिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड। अब टोन समझो, कोई वर्ड पे मत जाओ। सबसे पहले जब इन्होंने सम बोला, सम बोल के क्या किया, इन्होंने स्टेटमेंट को जनरलाइज कर दिया है। कुछ ऐसे एरियाज है, सारे के सारे नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं जा रहे हैं लोग, कुछ ऐसे एरियाज है फार्मिंग की जहाँ पे ग्राउंड वाटर की जो टेबल की लेवल होती है उसे हम चेक कर सकते हैं। अगर वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो हाँ बिल्कुल भाई, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। टोन समझ में आया आपको? अब अगर फ्यूचर में अगर इस तरह से स्टेटमेंट अब फ्रेम करे एग्जामिनर, तो अब आपका स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। फाइन, अब तो इसका आंसर तो वैसे है 1 और 3। ऑलराइट, ये आपको समझ में आ गया है। अब देखो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सैटेलाइट्स यूज फॉर अ टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, अ सैटेलाइट इज सेड टू बी इन अ ऑर्बिट व्हेन। फाइन, अब इसके हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। द ऑर्बिट इज अ जियोसिंक्रोनस। फाइन, अब देखो, इसके लिए एक तो आपका नॉलेज लगेगा, दूसरा एक यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन दे देती हूँ, अभी के लिए होल्ड करो। द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस, ये सही है, यहाँ पे हम करेक्ट करते हैं और होल्ड पे रखते हैं। द ऑर्बिट इज अ सर्क्यूलर, इसे भी हम करेक्ट करते हैं, होल्ड पे रखते हैं। द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ द अर्थ्स इक्वेटर, इसे भी हम करेक्ट करते हैं, होल्ड पे रखते हैं। अब ये तो मैंने किया अपने नॉलेज के बेसिस पे, पर लेट से मुझे कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे टर्म्स हैं। अगर जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस पूछ रहा है, जियो स्टेशनरी पूछ सकता है, फिर से जियो स्टेशनरी पूछ सकता है, सन सिंक्रोनस भी पूछ सकते हैं। एक अगर आ गया तो उसकी सिमिलर जो हमारे टॉपिक्स है वो भी तो हमको पढ़ने पड़ेंगे। सही बात है। अब आपको यहाँ पे हो रही है कन्फ्यूजन, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो अब इस पे क्या करें? अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देती हूँ, ये 80 to 90% टाइम्स हमेशा करेक्ट होता है। अब हम यहाँ पे यूपीसी के जितने भी क्वेश्चन देखेंगे और उसमें जब इस तरह के आएंगे, देखो ये स्टेटमेंट्स, इस तरह के स्टेटमेंट्स यूपीएससी पूछ चुका है। यहाँ पे फिर से आपको यहाँ जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस पे क्वेश्चन आएगा साइंस एंड टेक में, जो हम देखेंगे बाय द वे। तो इसमें हमेशा देखा गया है कि जब इस तरह का डेटा देते हैं, डिस्टेंस का पर्टिकुलरली किलोमीटर्स में वगैरह, जब डिस्टेंस का डेटा देते हैं तो ये जनरली इज इनकरेक्ट। फाइन, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, कहीं पे लिख लीजिए। अब ये आपको हमेशा यूज नहीं करना है, ऑफकोर्स नॉलेज इज द किंग, नो डाउट इन दैट, बट ये देखा गया है। फाइन, तो अगर कहीं पे आप फंस गए हो, आपको डिसीजन लेना है, ओके, तो उस समय आप इसे यूज कर सकते हो। तो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बाय यूपीएससी, ऐसा पैटर्न दिखा गया है, तो हम यहाँ पे इसे गलत करेंगे। स्टेटमेंट 1, 2 and 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अब हम यहाँ पे इसका मीनिंग समझ लेते हैं। अब स्टेटमेंट, अब देखो, जब मैं जियो स्टेशनरी की बात कर रही हूँ, जियो स्टेशनरी की, तो जियो स्टेशनरी ये टाइप है हमारे जियो सिंक्रोनस का। इंग्लिश वर्ड है, ब्रेक डाउन करो। जियो स्टेशनरी कुछ तो भी स्टेशनरी है, जियो सिंक्रोनस कुछ तो भी सिंक कर रहा है। आपका डेटा सिंक करते हो, राइट? अगर आपका सैमसंग टैबलेट में कोई डेटा है तो वो आप जो माइक्रोसॉफ्ट वन पैड है इसमें आपके लैपटॉप में, उससे सिंक करते हो, आपका डेटा सिंक करते हो जीमेल में। तो इस तरह से सिंक समझ सकते हो। एग्जाम टाइम में याद नहीं आ रहा है, इस तरह से समझो। तो क्या हो रहा है, लेट्स से यहाँ पे आपकी अर्थ है और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आप हो एक ऑब्जर्वर। तो जब आप आपके सैटेलाइट की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये स्टेशनरी जो सैटेलाइट है ये घूम ही नहीं रही है, एक ही जगह पे है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो हमें एज अ ऑब्जर्वर ऐसे लगता है कि ये सैटेलाइट घूम ही नहीं रही है, एक ही जगह पे है। ये इसलिए क्योंकि जो सैटेलाइट है इसका जो स्पीड है, इट इज सेम ऑर्बिटल पीरियड एज दैट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ।
इसलिए ये चीज़ यहाँ पे होती है। ये आपको समझ में आया है? तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, क्योंकि सेम टाइम एज द अर्थ रोटेशन। दूसरा बिल्कुल इसका सर्कुलर ऑर्बिट होता है और इट मस्ट बी ओवर द इक्वेटर। फाइन। अब इसका आपका होमवर्क आपको याद रखना है, सन सिंक्रोनस याद करना है, स्टेशनरी और इसके बारे में और पढ़ना है, पूछ सकते हैं यूपीएससी, ठीक है? अगर ये पूछा है तो ये भी पूछेंगे ही। फाइन। अब करेक्ट जो डेटा है वैसे वो है अप्रॉक्सीमेटली 35,786 किलोमीटर्स। वाई। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। अब क्वेश्चन बोलता है व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस इन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। डिस इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं ये लोग? स्टेटमेंट 1 देखो, द गवर्नमेंट इंटेंड टू यूज द रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली यहाँ पे कीवर्ड है आपका, मेनली टू पे बैक टू द एक्सटर्नल डेट। अब इसलिए बोलती हूँ स्टेटमेंट का टोन समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपने मास्टर कर ली ना, योर एक्यूरेसी विल जंप, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे जो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होगा उससे वो जो अपने एक्सटर्नल डेट है, मतलब जो बाहर से जो उधार लिया था उसको मतलब यहाँ पे यूज़ करेंगे उसके लिए। कितना स्टूपिड है ये स्टेटमेंट, अपने आप को समझ रहे हो? मेनली बोल रहे हैं ये, प्राइमरी ऐसा भी नहीं बोल रहे कि हाँ इनडायरेक्टली करते हैं, इससे हेल्प होती है। अगर हम रेवेन्यू मतलब यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट करके रेवेन्यू अगर जनरेट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हेल्प हो रही है, ये भी नहीं बोल रहे हैं। मेनली बस इसी कारण की वजह से कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, गलत है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 देखो, द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द CPSEs। देखो ये कितना चाइल्डिश स्टेटमेंट है। ऐसे स्टेटमेंट आपको थ्रू आउट द पेपर देखेंगे, ठीक है? हर एक क्वेश्चन में नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ये आपका ब्रेन समझ जाएगा अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। दिस स्टेटमेंट इज ए चाइल्डिश। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट इसलिए यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है क्योंकि वो इंटेंट नहीं है, मतलब उनको मतलब किसी एक पर्टिकुलर बॉडी का यहाँ पे CPSE का मैनेजमेंट ये कंट्रोल नहीं करना है, इसलिए हम ये एक चीज़ कर रहे हैं। ये देखो कितनी स्टूपिड बात है ये, ठीक है? इस ऐसे सोचना है, ठीक है? तो स्टेटमेंट आपके दोनों भी गलत है। यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर नीदर 1 and 2 इज करेक्ट। अब देखो जब हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो हमारा एम क्या होता है, हमें एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होती है, हमें फिजिकल बर्डन को रिड्यूस करना होता है। ये सेकेंडरी होता है, इनडायरेक्ट होता है, पहली बात नहीं आती है हमारे दिमाग में। और हमें कंपटीशन को प्रमोट करना होता है। तो गवर्नमेंट कभी भी किसी बॉडी में से अपने आप को पूरी तरह से बाहर नहीं निकालती है, कुछ शेयर अपने पास रखती है, ये समझना चाहिए आपको। एंड इट कैन बी माइनॉरिटी और स्ट्रेटेजिक स्किल। फाइन, राइट। तो आपको समझ में आ गया है क्या क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे मैंने वैसे बिग पैटर्न दे दिया है, स्टेटमेंट 31 से 35 तक वो आपको समझ में आ जाएगा। फाइन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, अ लेयर इन द अर्थ्स एटमोस्फियर कॉल्ड आइनोस्फियर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन वाई। अब आपका यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ आया है। स्टेटमेंट 1 बोलता है the presence of a ionosphere ozone causes the reflection of a radio waves to earth। ठीक है, होल्ड पे रखो। स्टेटमेंट 2, the radio waves have a very long wavelength। अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? इसको भी होल्ड पे रखते हैं। अब इसका स्टेटमेंट है नीदर 1 and नॉट 2। अब यहाँ पे तो कोई ऐसे एलिमिनेशन ट्रिक नहीं लगेंगी, यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट नॉलेज जो है थोड़ा बहुत वो यूज होगा। तो यहाँ पे आपको थिंकिंग करनी है। फाइन, इट इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट। कैसे बताती हूँ देखो, जब हम आइनोस्फीयर की बात करते हैं, आइनोस्फीयर एक तरह से लेयर है हमारे अर्थ के एटमोस्फीयर में। फाइन, अब ये जो आइनोस्फीयर होता है, लेट्स से ये हमारा आइनोस्फीयर है, तो आइनोस्फीयर यहाँ पे आयोनाइज्ड होता है सोलर रेडिएशन से। ये पहले तो आपको पता होना चाहिए। इस वजह से ये क्रूशियल रोल निभाता है रेडियो कम्युनिकेशन में। क्यों? क्योंकि ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ की तरफ। अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है, इट इज़ नॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन। ये किस वजह से है? क्योंकि आयनाइजेशन हो रहा है एटम्स का। यहाँ पे समझ में आया? तो आयनाइजेशन ऑफ एटम्स हो रहा है आइनोस्फीयर में, वो भी सोलर रेडिएशन की वजह से। यहाँ पे इसका इस चीज़ से कोई नाता है ही नहीं, ओजोन से कोई नाता है ही नहीं। तो स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट 1 आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ये समझ में आया? अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि जो रेडियो वेव्स, हम जब भी रेडियो वेव्स की बात करते हैं तो रेडियो वेव्स की होती है लॉन्ग वेव लेंथ। ये हमने पढ़ा है, स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं, राइट? तो रेडियो वेव्स हैव लॉन्ग वेवलेंथ, लेकिन ये रीज़न नहीं है इसका कि आइनोस्फीयर यहाँ पे इस वजह से रेडियो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है रेडियो वेव्स का, ये आइनोस्फीयर
आयनोस्फीयर में ये जो एटम्स का यहाँ पे जो एटम्स है उसका जो आयनाइजेशन होता है उस वजह से होता है, वेवलेंथ से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये यूपीएससी समझना चाहता था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया था। अगर यहाँ पे ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो इट्स ओके, यू कैन लीव दिस स्टेटमेंट, लीव दिस क्वेश्चन। फाइन, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू द आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, ओजोन का कोई रिलेशन नहीं है इससे। और जो हमारी रेडियो वेव्स है ये लॉन्ग वेवलेंथ है, ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग वेवलेंथ है ये रीज़न नहीं है इसके रिफ्लेक्शन का। ये भी समझ में आया है आपको, ठीक है। सो आयोनोस्फीयर आयोनाइज बाय द सोलर रेडिएशन एंड इट एनेबल्स द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। फाइन, ओजोनस्फीयर, अच्छा ओजोन लेयर यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में है, ये याद रखना, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। फाइन, अब स्टेटमेंट नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट और रिलेटिव पोजिशन ऑफ जीन्स और डीएनए सीक्वेंस ऑन ए क्रोमोसोम, हाउ डज दिस नॉलेज बेनिफिट अस। तो अब क्वेश्चन का टोन समझो, यानी कि थोड़ा सा ब्रॉड सोचना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा ब्रॉड सोचना पड़ेगा, बेनिफिट पूछ रहा है क्योंकि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। फाइन, और बेनिफिट पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ब्रॉड जाओ। अब देखो, इट इज पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ अ लाइव स्टॉक। ओके फाइन, हो सकता है, आई डोंट नो, मैंने नहीं पढ़ा है, पर मुझे लग रहा है, मैं इसे करेक्ट करती हूँ और होल्ड पे रखती हूँ। स्टेटमेंट 2 देखो, इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन डिसीजेस। यहाँ पे ये हो गया रेड फ्लैग, ऑल है इसलिए रेड फ्लैग नहीं बना है, ये गलत है। ऑल देखो गलत करो, ये नहीं है, टोन को समझो। ऑल देखिए स्टेटमेंट का टोन बदल गया है। सारे जितने भी ह्यूमन डिसीजेस है वो हम समझ सकेंगे, नो, देयर आर सम डिसीजेस विच इज जो बियॉन्ड है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के, नहीं समझा जा सकता। तो यहाँ पे आपको रेड फ्लैग यहाँ पे समझ में आना चाहिए। फाइन, स्टेटमेंट 3 देखो, इट इज पॉसिबल टू डेवलप अ डिसीज रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड्स, या हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ऑल डिसीजेस है ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ये आपको ये अगर आप एलिमिनेट कर लो तो भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने ये कैसे समझ लिया कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देना चाहती हूँ मैं आपको, प्लीज़ ध्यान से सुनो, मिसअंडरस्टैंड मत करना लेकिन, ठीक है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन का टोन समझो, बेनिफिट पूछ रहा है, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा नैरो आंसर नहीं आएगा, आपको ब्रॉड सोचना होगा और ऑब्वियस चीज़ को एलिमिनेट करना होगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको स्टेटमेंट के थ्रू समझ में आएगा थ्रू आउट द पेपर्स। बस यहाँ पे ये एक चीज़ ध्यान में रख लो और कहीं भी लिख लो कि इस तरह का ऑब्जर्वेशन हमने देखा है। जब हम फ्यूचर में पेपर्स देखेंगे तब आपको मैं यहाँ पे ये जो कंसेप्ट आपको समझाया, ऑब्जर्वेशन समझाया, इसको मैं फिर से रिविजिट करूँगी। ये समझ में आया आपको? यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गलत सही क्यों है, क्योंकि जब यहाँ पे इन्होंने बोला ना कि इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पेडिग्री ऑफ लाइव स्टॉक, मतलब ये कि जब हम ये चीज़ करते हैं तब हम किसी एनिमल का जो जेनेटिक ट्रेट होता है या फिर लीनिएज होता है, ठीक है, ये जो लीनिएज होता है एनिमल्स का ये समझ सकते हैं। ये जो डिसीज रेजिस्टेंस होता है ना एनिमल ब्रीड्स में जो होता है उसे आइडेंटिफाई करने में या फिर स्पेसिफिक जिन को मैनिपुलेट करने में जो डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, पर्टिकुलरली जो डिसीज रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसमें पता करने के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक याद रखना, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ये तो पॉसिबल है अपने आप में ही, ये एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। ऑलराइट, स्टेटमेंट 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये क्या बोल रहा है, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। अब यहाँ पे नॉलेज आपको आना चाहिए, ठीक है। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ए, द मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल्ड। क्लोज इकोनॉमी मतलब क्या कि आपका मनी सप्लाई फुल्ली कंट्रोल्ड है। भाई नहीं, ये तो नहीं होता है। फिर जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस नहीं, बिल्कुल नहीं। ओनली एक्सपोर्ट्स टेक्स प्लेस नहीं, बिल्कुल नहीं। नीदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट टेक्स प्लेस, हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे आपका नॉलेज लगेगा, ठीक है, इकोनॉमी का। दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो क्लोज इकोनॉमी होती है इट इज़ वन ऑफ ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे कोई ट्रेड एक्टिविटी आउटसाइड इकोनॉमी से नहीं की जाती है, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होती है। तो आपको याद रखना है कि जब मैं क्लोज इकोनॉमी की बात कर रही हूँ तो पहला कीवर्ड मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ये सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब कि मैं कोई इंपोर्ट नहीं कर रही हूँ जो दूसरी कंट्री से आ रहा है, मैं कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रही हूँ जो मेरी कंट्री के बाहर जा रहा है। मेरी इकोनॉमी क्लोज है, इसका इंटेंशन ये है कि मैं अपने जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है मेरी कंट्री में उसे प्रोवाइड कर सकती हूँ।
ठीक है, जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो मेरी कंट्री में ही अवेलेबल है और उस तरह से मैं कर रही हूँ, इसलिए मेरी क्लोज इकोनॉमी है। एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊँ तो हिस्टोरिकली यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल आप यहाँ पे इसमें समझ सकते हो। नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट, एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज इकोनॉमी। अगर हमारी अगर इंडिया की बात करूँ तो आवर इंडिया इज अ ओपन इकोनॉमी। फाइन, ऑलराइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़ते हैं यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय द फॉरेन नेशनल्स टू विटनेस। अच्छा ये देखो, अब ये 2011 का क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पे क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये हुआ कि यूपीएससी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। फाइन, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, राइट। अब यहाँ पे आंसर देखो क्या है, इसका आंसर है एक्सपोर्ट्स। अब देखो जब कोई भी, अब लेट्स से कोई गेम हो रहा है, यहाँ पे हो रहा था कॉमनवेल्थ गेम, तो द विजिट फ्रॉम द फॉरेन नेशनल्स टू इंडिया, कॉमनवेल्थ गेम में ये चीज़ हो रही है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे एज ए एक्सपोर्ट। जब मैं इकोनॉमिक टर्म्स में बात करती हूँ तब इस पर्टिकुलर फिनोमेना को मैं एक्सपोर्ट के नज़रिए से देखूंगी। क्यों? क्योंकि जब फॉरेन नेशनल्स इंडिया में आते हैं तब वो अपने साथ करेंसी लाते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएंगे खाली हाथ, अपनी करेंसी लाएंगे, राइट। और जब वो अपनी करेंसी यहाँ पे लाएंगे तो स्पेंड भी करेंगे, अलग अलग गुड्स पे सर्विसेज पे स्पेंड करेंगे। और ये जो स्पेंडिंग होती है ना, ये स्पेंडिंग होती है इक्विवेलेंट टू बाइंग द इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे कंसिडर करेंगे एज एन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट नहीं, प्रोडक्शन नहीं, कंजम्पशन नहीं। सो फॉरेनर्स स्पेंड मनी इन इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो, और इसे ही हम इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रीट करते हैं एज अ एक्सपोर्ट ऑफ अ सर्विसेज इन टूरिज्म। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये मोड 2 टाइप ऑफ सर्विस आती है अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के कुछ नॉर्म्स है जहाँ पे कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज हैपन्स इन अ टेरिटरी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है, मोड 2 कंजम्पशन एब्रॉड, टूरिज्म मेजर कंपोनेंट ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट। इतना भी अगर आपको याद हो जाए तो भी बहुत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग कि अगर मैं ये क्वेश्चंस ले रही हूँ तो आप अपने आप से भी आंसर्स को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव रहिए। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई डिवाइसेस, ठीक है। ब्लूटूथ पूछा है, वाईफाई डिवाइस पूछा है। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देती हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस देखे गए हैं जहाँ पे एवरी अल्टरनेटिव ईयर्स, और अभी रिसेंटली भी बहुत बार हुआ है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ये क्या करते हैं, एक ओल्ड टेक्नोलॉजी दे देते हैं और एक न्यू टेक्नोलॉजी दे देते हैं और इन दोनों के बीच हमेशा कंपेरिजन करते हैं, या फिर दो टेक्नोलॉजीज होती है जिसके ऊपर कंपेरेटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ट्रेंड दिखा गया है और यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। अब समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एग्जामिनर इसे बनाता है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं द ब्लूटूथ यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड, वेयर एज वाईफाई कैन यूज 2.4 to 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है, मुझे एक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, मैं इसे करेक्ट करती हूँ और होल्ड पे रखती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ठीक है होगा। गलत लग रहा है तो गलत करो, होल्ड पे रखो। दूसरा स्टेटमेंट देखो, Bluetooth is used for wireless local area networks only, whereas a Wi-Fi is used for a wide area network WWAN only. ठीक है, फाइन, होल्ड पे रखते हैं। When information is transmitted between two devices using Bluetooth technology, the devices have to be in a line of sight of each other, but when Wi-Fi technology is used, the devices need not be in the line of a sight of each other. अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करना, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मिलेंगे जहाँ पे ऑब्वियसली लॉजिक से आप आपके आंसर तक पहुँच सकते हो। स्टेटमेंट डी देखो, अब द स्टेटमेंट ए एंड बी गिवन अबाउ आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट, ऐसा डी में बोला गया है। अब स्टेटमेंट सी को हम पकड़ते हैं। आपको इसका आंसर नहीं पता है, आप श्योर नहीं हो, फिर भी हम आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे वो देख लो। जब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना होता है दो डिवाइस के बीच, यहाँ पे डिवाइस ए है, यहाँ पे डिवाइस बी है, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब डिवाइस, अगर आपको ये करना है तो डिवाइस यहाँ पे लाइन ऑफ साइट होने चाहिए, लेकिन जब अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हो तब नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, तो लॉजिक के साथ भी हम यहाँ पे जाए तो ये दिस स्टेटमेंट विल बी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो सी तो यहाँ पे नहीं आने वाला आंसर में, ये आपको समझ में आया है, ठीक है।
अब स्टेटमेंट 1 एंड 2 में देख लेते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको यहाँ नॉलेज लगेगा। आपका यहाँ पे आंसर आता है स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैसे मैंने शॉर्ट में आपको लिख के दिया है स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बिकॉज ब्लूटूथ का ये रेंज होता है। अगर मैं स्टेटमेंट बी की बात करूँ तो ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ इज इक्वल टू पैन और वाईफाई इज इक्वल टू WLAN, और यहाँ पे स्टेटमेंट लाइन ऑफ साइट रिक्वायर नहीं होता है, और ये हमने एलिमिनेट किया विद द हेल्प ऑफ लॉजिक। ब्लूटूथ में ये है कि ये शॉर्ट रेंज और लो पावर है। वाईफाई की जब हम बात करते हैं इट इज़ अ लॉन्ग रेंज एंड हायर डेटा ट्रांसफर। तो ये हम अपनी डेली लाइफ से भी लॉजिक यूज़ करके इसका आंसर दे सकते हैं। ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों भी वायरलेस टेक्नोलॉजीज है बाय द वे, ये डिफरेंट पर्पस सर्व करती है। ब्लूटूथ की रेंज तो हमने देख ली है, और जब मैं ब्लूटूथ का प्राइमरी यूज़ देखूँ तो हम क्या करते हैं, अभी भी अगर ब्लूटूथ हमें यूज़ करना है, अगर मेरा यहाँ पे मोबाइल है और यहाँ पे अगर स्पीकर है और मुझे इसे यूज़ करना है स्पीकर को, तो आई विल मतलब मुझे ज़रूरी नहीं ना कि मैं इसे वायर के साथ ही यूज़ करूँ। एक टाइप सी जो केबल होता है, टाइप सी केबल, मैं एग्जाम्पल के लिए बस बता रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं ना कि मैं सिर्फ कोई केबल यूज़ करूँ, मैं ब्लूटूथ के साथ भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकती हूँ। तो आप ऐसा डेली लाइफ का एग्जाम्पल भी आप यूज़ कर सकते हो। सो ब्लूटूथ इज़ प्राइमरीली यूज फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस एंड क्रिएटिंग पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का मतलब यहाँ पे क्या है, पैन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये एक बात हुई। और अगर मैं यहाँ पे WLAN की बात करूँ, इसका क्या मतलब होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का। तो वाईफाई ये WLAN को यूज़ करता है इंटरनेट एक्सेस के लिए, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क के लिए नहीं यूज़ करता ये। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। लॉजिक के साथ भी आप आपके आंसर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। देख लेते हैं, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन। दिस इज सो बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं। इट डज नॉट एग्जिस्ट एट सच स्पीड, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है। बी, इट न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून, नहीं बिल्कुल नहीं, नो। प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड फॉर द स्टेडी मोशन एंड प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर द मोशन। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दे देती हूँ। यहाँ पे वैसे नॉलेज इज द किंग, नॉलेज इज भगवान, ठीक है, नॉलेज सब कुछ है, लेकिन अगर नहीं पता है तो भी यू कैन मैनेज। कैसे? अब यहाँ पे हम जब UPSC के क्वेश्चंस देखेंगे, PYQs देखेंगे, उसमें आपको एक ऑब्जर्वेशन लिख के रखना है आपकी बुक में। वो ये है कि जब कुछ 2 स्टेटमेंट्स सिमिलर टाइप के आते हैं तब यहाँ पे इन दोनों में से एक आंसर होता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब इसका आंसर बता देती हूँ क्यों ऐसा क्यों होता है। अब मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेट कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे ये लगता है कि मे बी जो पेपर देने वाले बच्चे हैं उनको इसका आंसर पता हो सकता है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करूँ एग्जामिनर के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में। तो एग्जामिनर यहाँ पे ये इस तरह से इस स्टेटमेंट को इसलिए बनाता है क्योंकि उन्हें यहाँ पे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करना है 2 स्टेटमेंट के बीच, पर यही हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बन जाता है। तो अगर इस तरह से हो रहा है, देखो 100% ये करेक्ट नहीं है, 90% ये होता है, हमने देखा भी है PYQs में, अभी हम देखेंगे फ्यूचर में। तो ऐसे सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट्स दिखे तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर इस तरह से सेट कर रहा है चीज़ों को, ये समझना आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका आंसर है एक्सेलरेशन। अब स्पीड और एक्सेलरेशन के बीच का अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता है, सो जस्ट गो फॉर सम मोर टेक्निकल टर्म, ठीक है। ये भी एक ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये बहुत बार देखा गया है। इवन इन इकोनॉमी के क्वेश्चन जब आप देखते हो ना, सबसे पहले तो एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये याद रखना कि लेट्स से कि आप यहाँ पे आपको पता है जब आप पेपर दे रहे हो तो कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, फिर इसके बाद कोई और सब्जेक्ट लेट्स से पॉलिटी के आ गए, फिर कंटिन्यू में और कुछ क्वेश्चन हो गए लेट्स से एनवायरनमेंट के आ गए, और फिर कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू में इकोनॉमी के आ गए। तो अगर इकोनॉमी का सेक्शन चल रहा है और किसी एक क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इसका आंसर क्या आ सकता है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अभी तो इकोनॉमी का सेक्शन चल रहा है, उसके पहले का और उसके बाद का वैसे क्वेश्चन देख लेना। तो अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा टेक्निकल होके वोकैबुलरी देख के उस ऑप्शन तक पहुंच सकते हो कि लेट्स से कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं मेरे सामने, इकोनॉमी का यहाँ पे सेक्शन चल रहा है और एक ऐसा टर्म है जो बहुत इकोनॉमिक दिख रहा है, मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन इट साउंड्स मतलब इकोनॉमी की जैसी वोकैबुलरी होती है। या फिर लेट्स से साइंस का सेक्शन है, एनवायरनमेंट का सेक्शन है, पॉलिटी का सेक्शन है, उसमें पॉलिटी के वोकैबुलरी कैसी है वो आपको समझ में आ रही होगी, तो इससे भी आप आपके आंसर तक पहुंच सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, अ पैटर्न, ठीक है। आई होप आप रिजिड नहीं जा रहे हो, कीप इट फ्लेक्सिबल, कीप योर माइंड ओपन,
ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, 42 देख लेते हैं। व्हाट इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब देखो 2011 का पेपर है, तो उसके करंट अफेयर जब हो रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग में भी ये चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होगा, इसलिए यूपीएससी ने पूछ लिया। मतलब हमें इससे ये समझ में आता है कि अगर हमारे करंट अफेयर्स में अगर आप यहाँ पे कुछ पढ़ रहे हो और इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड टर्म आती है तो आपको पता होना चाहिए। डिटेल में नहीं जाना है, डीप में नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर से यहाँ पे आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि वो क्या है। ये भी अगर आपको पता हो तो भी बहुत है, राइट। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 कहता है इट इज़ अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द रिमोट यूजर्स कैन ट्रांसमिट इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन थ्रू द सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, मैं यहाँ पे इसे होल्ड पे रखती हूँ। स्टेटमेंट 2 देखो, इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस द पब्लिक इंटरनेट दैट प्रोवाइड यूजर्स एक्सेस टू देयर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क वाइल मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड। फाइन, इसे भी मैं होल्ड पे रखती हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3 देख लेते हैं हम। स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच यूजर कैन एक्सेस अ शेयर्ड पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज थ्रू अ सर्विस प्रोवाइडर। फाइन, होल्ड। स्टेटमेंट डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी गिवन इज अ करेक्ट। देखो अब ऐसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, इसमें नन जनरली आंसर नहीं होता है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि अगर एग्जामिनर किसी एक टर्म को, ठीक है, जो करंट अफेयर्स में चल रही है, यूनिक है, उस टर्म को यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जामिनर का उद्देश्य ये है कि ये समझना चाहते हैं कि क्या बच्चों को यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में पता है, क्या इनको जनरल नॉलेज है। तो फिर नन आंसर जनरली नहीं होता है, ये ऑब्जर्वेशन है। 100% सही नहीं हो सकता। अगर एग्जामिनर का मूड खराब हो तो आई डोंट नो, देन वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये समझ में आया आपको, ठीक है। वैसे इसका आंसर भी है, स्टेटमेंट भी है। समझा देती हूँ कैसे है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे लेट से हमारा वीपीएन है। अब वीपीएन प्रोवाइड करने के लिए ये लेट से यहाँ पे ये एक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है बाय द वे, और ये वीपीएन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे क्रिएट कर रही है। जब ये वीपीएन क्रिएट करती है तब यहाँ पे ये इंटरनेट, लेट से ये हमारा इंटरनेट है, तो इंटरनेट में ये एक सिक्योर्ड इनक्रिप्टेड कनेक्शन को क्रिएट करती है। तो ये वाला लेट से हमारा हो गया कनेक्शन। इतना समझ में आया है। और ये है इंटरनेट, यहाँ पे है प्राइवेट कंपनी जो कि वीपीएन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक सिक्योर और इनक्रिप्टेड कनेक्शन क्रिएट किया, जिससे मैंने ये जिगजैग लाइन से दिखाया है, और ये हमारा इंटरनेट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स से कि ये जो है ना, यहाँ पे डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे डॉट्स हैं हमारे यूज़र्स। आप में लोग जो है वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, हमारा है ये, हम हो गए यूज़र्स। अब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे यूज़र्स को जो हम हैं, इट विल अलाउ अस टू एक्सेस देयर ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क। तो ये जो नेटवर्क है, ये क्या, ये हमारा नेटवर्क है? नहीं, ये जो प्राइवेट कंपनी है वीपीएन प्रोवाइड करने वाली, ये तो उनका नेटवर्क हुआ ना। और क्या ये गवर्नमेंट है? नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट लोग हैं जो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो अब आपको चीज़ें ईजी हो जाएगी। इट मीन्स इट अलाउज द यूजर टू एक्सेस देयर ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क सेक्युलरली इवन वेन दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं, हमें ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब क्या होगा, ये जैसी ही चीज़ हो जाएगी तब यहाँ पे डेटा का ट्रांसमिशन होगा सर्वर के थ्रू। तो यहाँ से डेटा यहाँ पे जा रहा है, तो ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का। अब डेटा का जो ट्रांसमिशन है, ये डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ नहीं जा रही है। लेट्स से कि ये वाली है इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर ऐसे सुरक्षा कवच जैसा कुछ चढ़ जाता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो सुरक्षा कवच है इसे आप समझ लो इट इज़ अ इनक्रिप्शन। तो मतलब अगर लेट से आजू बाजू में कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने वाले लोग हैं तो ये यहाँ पे इसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये इनक्रिप्ट हो गया है चीज़ें। ठीक है, तो वीपीएन यहाँ पे इसेंशियली एक्सटेंड करता है अपने प्राइवेट नेटवर्क को अक्रॉस द पब्लिक नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट, जहाँ पे हम जैसे रिमोट यूजर्स अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम डायरेक्टली कनेक्टेड हो प्राइवेट नेटवर्क से। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे है वीपीएन की। नंबर 43 देखते हैं। अब देखो, सैलिनाइजेशन occurs when the irrigation water accumulates in a soil the soil evaporates, leaving behind salt and minerals. What are the effects of salinization on the irrigated land? अब देखो, सैलिनाइजेशन बोला है, अब इतना आपको समझ में आना चाहिए भाई, ये दिस इज अ नेगेटिव थिंग। सैलिनाइजेशन का एज डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन नहीं भी पता हो, ये तो पता है कि सैलिनाइजेशन अच्छा नहीं होता है। तो अब स्टेटमेंट्स देखो। अब देखो, ये ऑब्जर्वेशन देती हूँ मैं आपको, ये बहुत बार देखा गया है कि जब एनवायरनमेंट के या फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखे जाते हैं ना, उसमें ये बहुत बार होता है कि एग्जामिनर यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक नेगेटिव फिनोमेना दे देते हैं, और यहाँ पे स्टेटमेंट में बस हमें ये देखना होता है कि ये जो फिनोमेना दिया हुआ है ऊपर का, द स्टेटमेंट रिलेटेड टू इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव।
ठीक है, इस तरह का ये एक ऑब्जर्वेशन दिखा गया है। समझाती हूँ कैसे। अब यहाँ पे सैलिनाइजेशन दिया है, इट इज़ अ नेगेटिव थिंग फॉर द एनवायरनमेंट। अब देखते हैं ऑप्शंस में कौन सी पॉजिटिव चीज़ है और नेगेटिव चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इट ग्रेटली इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन। सैलिनाइजेशन क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तो ये हानिकारक है। समझ में आ रहा है? सब परेशान है, गवर्नमेंट परेशान है, फार्मर्स परेशान है, सब परेशान है इससे, सैलिनाइजेशन की प्रॉब्लम से। क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो नहीं, स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल सही नहीं है, ऐसे सोचना है एग्जाम टाइम पे। सेकंड बोल रहा है इट मेक्स द सॉइल इम्परमिएबल। हाँ, इम्परमिएबल ही बनाती होगी, नेगेटिव चीज़ें हो रही होगी ना सैलिनाइजेशन की वजह से। तो हाँ, स्टेटमेंट बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पर फिर भी हम बाकी के स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। सी बोल रहा है इट राइजेज द वाटर टेबल। बिल्कुल नहीं, वाटर टेबल राइज होना तो अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि पानी का जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर बढ़े, ये तो हम चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। सब परेशान है इस चीज़ से भी। तो स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। देन डी बोल रहा है इट फिल्स द एयर स्पेसिस इन द सॉइल विथ वाटर। नो, एब्सोल्युटली नॉट। सैलिनाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये समझ में आया आपको? तो अगर इस तरह के स्टेटमेंट आए तो अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा टू राइट द आंसर। सॉल्ट एक्यूमुलेशन से क्या होता है? सॉइल का स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो जाता है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि जो सॉइल है ये हार्ड बन जाती है, इम्परमिएबल बन जाती है। फाइन, ये यहाँ पे इसका आंसर है। अब यहाँ पे डिसर्टिफिकेशन हो सकता है सैलिनाइजेशन से, क्रॉप यील्ड बिल्कुल ड्रास्टिकली कम होती है, और फिर ओवर इरिगेशन रीजन में होते रहता है। तो इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स यहाँ पे आपको दिखते हैं। फाइन, ऑलराइट। अब यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। एल नीनो ला नीना के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो इसके ऊपर फिर से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने एल नीनो ला नीना के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, जो हम ऑब्वियसली देखेंगे। अगर ला नीना एल नीनो के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है तो एनसो के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनसो क्या होता है? एनसो होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, पर इस सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़ी है, इट विल बी वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चन। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ये बोल रहे हैं ला नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव कॉज्ड रिसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब देखो, यहाँ से हमें ये एक सीख मिलती है कि 2011 का पेपर है, करंट अफेयर्स में ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे फ्लड्स आए होंगे, और पेपर में आर्टिकल आया होगा जिसके ऊपर ये बोला गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो फ्लड आए हैं उसके लिए ला नीना सस्पेक्टेड रीज़न हो सकता है। तो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। मतलब ये कि अगर यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछना है यूपीएससी को, तो जहाँ पे भी अर्थक्वेक हुए हैं, वोल्केनिज्म हुआ है, कहीं पे एल नीनो ला नीना अगर है, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन ना पूछते हुए यहाँ पे डायरेक्ट फिनोमिना के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। ये ऑब्जर्वेशन कहीं पे लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1, ला नीना इज कैरेक्टराइज बाय यूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर्स इन अ इक्वेटोरियल इंडियन ओशन। इंडियन ओशन बोल रहा है, इंडियन ओशन। whereas El Nino is characterized usually by the warm ocean temperatures in the equatorial Pacific Ocean। अब देखो इससे क्या हो रहा है, इस स्टेटमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है, पहले ये समझो। स्टेटमेंट का बस एक पार्ट पढ़ के स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करना है। तो आप बोलोगे अरे ला नीना बोला है, कोल्ड ओशन बोला है, मतलब सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे एल नीनो बोला है, वार्म ओशन बोला है, सही बोला है। नहीं, कुछ पार्ट स्टेटमेंट का सही है और कुछ पार्ट गलत है। गलत पार्ट कौन सा है? गलत पार्ट ये है कि इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में चीज़ होती है, ये बोल रहे हैं। नहीं, एल नीनो ला नीना ये पैसिफिक ओशन में होता है। ये देखो पैसिफिक ओशन, ये देखो पैसिफिक ओशन। तो याद रखना है एल नीनो ला नीना ये फिनोमिना पैसिफिक ओशन में होते हैं। दूसरी बात, अगर एल नीना ला नीना समझने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, आपको पढ़ने के बाद भी याद नहीं आता है, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों को, तो बस इतना याद रखना कि ना नीना मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ये देखो ला नीना से क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल कंडीशन चल रही है तो नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे इंटेंसिफाई हो रही है, इसे हम ला नीना कहेंगे। इतना भी अगर आपको समझ में आ जाए तो भी बहुत है, ठीक है। ये अब इसमें देर आर लॉट ऑफ कंसेप्ट इन्वॉल्व, लेकिन समझने के लिए, ठीक है, फॉर रिविजन पर्पज, या फिर अगर कहीं पे फंस ना जाओ इसलिए बस बता रही हूँ। तो ला नीना नॉर्मल कंडीशन का इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, मतलब ला नीना हो रहा है। इतना भी अगर आपको याद हो जाए तो भी समझ में तो भी बहुत है। दूसरी बात, पैसिफिक ओशन में चीज़ होती है, ये आप याद रख लेना। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है, तो मैं 1 को यहाँ पे कैंसिल कर दूंगी। स्टेटमेंट 2 पढ़ो। एल नीनो हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया बट ला नीना हैज़ नो इफेक्ट।
नो इफेक्ट, देखो कितना स्ट्रीम चला गया। अब नो देख के मैंने इसे गलत नहीं किया है, ये बोल रहा है कि कोई इफेक्ट है ही नहीं। नहीं भाई, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये याद रखना, थोड़ा ब्रॉड सोचना है। किसी एक चीज़ का इफेक्ट दूसरी चीज़ के ऊपर हो सकता है, तो अपने दिमाग को ना ब्रॉड रखो। ला नीना का बिल्कुल इफेक्ट होता है, तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे इनकरेक्ट होता है, तो स्टेटमेंट डी यहाँ पे इसका आंसर हुआ। नीदर 1 and 2 इज करेक्ट ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले तो आपको इसमें ये याद रखना है कि पैसिफिक ओशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच चीज़ें चल रही है। यहाँ पे जब हमारा साउथ अमेरिका है, यहाँ पे पेरू चिली कोस्ट दिखता है, जिसे हम यहाँ पे साउथ अमेरिकन कोस्ट बोलेंगे। अब जब यहाँ पे मैं ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना एरो आपको, ये आपका हम्बोल्ट करंट है। हम्बोल्ट करंट यहाँ पे कोल्ड करंट होता है। कोल्ड करंट होने की वजह से यहाँ पे पानी कैसे रहेगा, कोल्ड ही रहेगा। और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, वाटर की मूवमेंट दिखेंगी बिकॉज ऑफ द एयर सराउंडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। तो इसमें क्या हो रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पढ़ना है एनसो क्या होता है। फाइन, यहाँ पे ला नीना और एल नीनो दोनों भी हमारे एनसो के पार्ट है। एनसो मतलब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, जो कि वेदर पैटर्न, जो हमारी वर्ल्ड में जितने भी वेदर पैटर्न है उसको इम्पैक्ट करता है। ला नीना यहाँ पे कैरेक्टराइज करता है कोल्ड ओशन टेम्परेचर से, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन ये वाली आपकी ऊपर की हो गई। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एग्जिस्ट कर रहा है, साउथ यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे हमारा हम्बोल्ट करंट है, ठंडा पानी है, तो यहाँ पे कोल्ड कंडीशंस है। जब ये इंटेंसिफाई हो जाएगी तब यहाँ पे ला नीना आ जाएगा। इतना याद रखो, ये इंडियन ओशन में नहीं होता है। इसके साथ साथ जब मैं एल नीनो की बात करती हूँ यहाँ पे, तो ये कैरेक्टराइज करता है वार्म ओशन टेम्परेचर से इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन। यहाँ पे दोनों भी एल नीनो और ला नीना की इफेक्ट होते हैं मॉनसून के क्लाइमेट के ऊपर। एल नीनो की वजह से यहाँ पे वीक मॉनसून दिखता है हमें, और जब हम ला नीना देखते हैं तब ला नीना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मॉनसून इंडिया में क्रिएट करता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं पूरे कंसेप्ट में नहीं जाऊँगी। यहाँ पे इंडिया है हमारा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इंडिया निकाल लिया है, और अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे हमारा लेट्स से अफ्रीका है, ठीक है, आई एम सो सॉरी, और ये मैदागास्कर है, ठीक है। तो मैस्कुलिन हाई आपको पता है, तो मैस्कुलिन हाई से यहाँ पे चीज़ें कैसी जाती है, ये आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ पे रिवाइज करना है, ठीक है। तो एल नीनो ला नीना इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। द जेट aircraft fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम देख लो, ये है हमारा अर्थ। यहाँ पे देखो, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। इसे कैसे याद रखना है, एक निमोनिक है, याद रखना। ट्रस्ट मी इन एग्जाम, ट्रस्ट मी इन एग्जाम कैसे याद रहेगा, ट्रस्ट से TR से याद रखना। थर्मोस्फीयर के बारे में बोल रहा है, फिर इसके बाद ST आता है, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर बोल रहा है। मी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेसोस्फीयर, फिर आइनोस्फीयर इन से, और फिर यहाँ पे इन द एग्जाम, इन द, ठीक है, द भूल गई मैं यहाँ पे। तो ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, तो द से यहाँ पे थर्मोस्फीयर याद रखना, और EX से एग्जाम से एक्सोस्फीयर यहाँ पे याद रख लेना, याद रहेगा, ठीक है। सो ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 देख लेते हैं। देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। फाइन, अब देखो, इसलिए मैं बोलती हूँ यहाँ पे नो क्लाउड्स, कोई क्लाउड्स ही नहीं है, वाटर वेपर्स ही नहीं है। नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत होगा, ऐसे नहीं सोचना है। इसलिए बोलती हूँ, कोई भी एक्सट्रीम वर्ड दिख जाए, ऑल, नो, इसके ऊपर नहीं जाना है। स्टेटमेंट की टोन को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, तब आपको आंसर तक पहुँचना है। और ये चीज़ कब होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे मल्टीपल टाइम्स। आपका ब्रेन उस तरह से ट्रेन हो जाएगा, इट विल बी कंफर्टेबल इनफ टू नो। ऑफकोर्स आप, आई एम नॉट सेइंग कि आप 100 में से 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, बट यू विल बी इन कंफर्टेबल पोजीशन, और यही हमें करना है, दैट इज मोर देन इनफ। फाइन, तो there are no clouds or water vapors in the lower stratosphere, and statement 2, there are no vertical winds in the lower stratosphere. तो both statements are absolutely correct। और इन दो चीज़ों की वजह से ही यहाँ पे जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ये इजीली यहाँ पे स्मूथली लोअर स्ट्रेटोस्फीयर से जा पाते हैं, ये दो कंडीशन की वजह से ही। तो स्टेटमेंट में याद रखना कि यहाँ पे ड्राई रीजन है, क्लाउड्स नहीं है जनरली, और यहाँ पे स्मूथ फ्लाइट होती है। यहाँ पे जो हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाई होते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फीयर से, ये जब जाते हैं तब इस वजह से क्या होता है, ये अब जो टर्बुलेंस होता है ना, टर्बुलेंस को ये अवॉइड कर पाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर ड्राई होता है, एयर वहाँ पे बहुत थीन होती है,
सॉरी, जो एयर होती है वहाँ पे उसमें थिन नहीं होती है वो, मतलब लिटिल वाटर वेपर्स आपको वहाँ पे दिखते हैं, बहुत कम वाटर वेपर्स होते हैं। और इसी वजह से अगर वाटर वेपर्स नहीं है तो सीधी सी बात है, देखो एयर में यहाँ पे वाटर वेपर्स अगर नहीं है मतलब क्लाउड्स नहीं बनेंगे। सो नो वाटर वेपर नो क्लाउड्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो ये चीज़ होती है, ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा ये है कि वर्टिकल विंड शेयर जो होता है, वर्टिकल विंड शेयर मतलब क्या हुआ, अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताऊँ आपको तो चेंज इन द विंड स्पीड या फिर डायरेक्शन विद चेंज इन द अल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे अल्टीट्यूड यहाँ पे चेंज हो रहा है तो चेंजिंग अल्टीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे विंड की स्पीड या फिर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, इसे हम वर्टिकल विंड शेयर कहते हैं। इतना भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो जो विंड शेयर होता है इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है एयरक्राफ्ट की स्पीड के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। सो इट हैज़ बीन अ सोल और कंट्रीब्यूटिंग कॉज फॉर मेनी एयरक्राफ्ट्स। तो ये आपको समझ में आ गया है। देयर इज नो वर्टिकल विंड शेयर, वो एब्सेंट है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में, ये याद रखना। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हो दिस स्टेटमेंट, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ लेते हैं अब यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउ इज करेक्ट। किसके रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब आप ही बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू द इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक एंड राइट टू फूड। ऑब्वियसली सारी की सारी चीज़ें होगी। ब्रॉड सोचो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसमें से जो भी अबाउ स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से कौन सी चीज़ यहाँ पे सही होगी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोल रहे हैं, एजुकेशन ज़रूरी है, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस भी ज़रूरी है और फूड भी ज़रूरी है। एक ऑप्शन यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकती। अपने आप को इमेजिन करो कि आप उनकी जगह पे हो जो ये पॉलिसी बना रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं, फूड को नहीं रखेंगे यहाँ पे, इक्वल एक्सेस को नहीं रखेंगे पब्लिक सर्विस के लिए, एजुकेशन को नहीं रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो टोन को समझो, इस तरह से हमें ब्रॉड समझना है। अगर पता भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, स्टिल यू कैन मैनेज टू गेट टू द आंसर। तो ये सारी भी चीज़ें हैं यहाँ पे यूडीएचआर में दी है। यूडीएचआर का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो राइट टू एजुकेशन बिल्कुल सही है और जो बाकी के बताए वो भी सही है। सो सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक राइट्स के ऊपर ये बात करते हैं, सारी चीज़ों को कवर करते हैं। अब इसके साथ याद रखना कि ये अडॉप्ट किया गया था 1948 में यूनाइटेड नेशंस में। तो एजुकेशन, इक्वालिटी, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे फूड, शेल्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। फाइन। अब याद रखना कि अगर कोई इंटरनेशनल बॉडी है, ब्रॉड क्वेश्चन पूछा है तो ब्रॉड सोचना है हमें। ठीक है, 47 का क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। अब यूपीएससी ने 2011 में भी पूछा है, इसके बाद आपको फ्यूचर में भी आप देखोगे, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन फिर से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट के ऊपर। सो दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो स्टेटमेंट 1 देख लो क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 1, the provision of a vote on account is used by regular government while an interim budget is a provision used by the caretaker government. Now जब भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए यहाँ पे तुक्का नहीं मारना है। अगर फैक्ट पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, छोड़ दो। ठीक है, इसमें गलत नहीं करना है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे बोल रहे हैं, अ वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट्स बजट while interim budget includes both the expenditure and receipt. तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी ही करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 जो हमने यहाँ पे देखा इट इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पे देख लो एक्सप्लेनेशन क्या है। जब मैं वोट ऑन अकाउंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट के बजट का उसे इंक्लूड किया जाता है। और जब मैं इंटरिम बजट की बात करती हूँ तो ये कंप्लीट सेट होता है अकाउंट्स का, यानी कि इसमें आपको एक्सपेंडिचर के साथ साथ रिसीट्स भी दिख जाएगी। फाइन, तो स्टेटमेंट 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब जो ये वोट ऑन अकाउंट होता है ना, ये हर साल यहाँ पे पास किया जाता है। ये हमारी रेगुलर गवर्नमेंट या फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है दोनों भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। जब मैं इंटरिम बजट की यहाँ पे बात करती हूँ, ये इसेंशियली इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होता है पार्लियामेंट से, जिससे कि वो अपनी जो एक्सपेंडिचर है, जब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं आ जाती तब तक अपने एक्सपेंडिचर को यहाँ पे यूज़ कर सके। फाइन, तो जब नई गवर्नमेंट आएंगी फिर और अपना फुल बजट मतलब पेश करेगी, पर उससे पहले इट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द एक्सपेंडिचर पर्पस। अब जो इंटरिम बजट होता है ये यहाँ पे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द फुल बजट। और इंटरिम बजट इसे प्रेजेंट किया जा सकता है सारी गवर्नमेंट के, मतलब सारी गवर्नमेंट यहाँ पे इसे प्रेजेंट कर सकती है।
तो रेगुलर हो, केयर टेकर हो, फर्क नहीं पड़ता, इनकम्बेंट हो, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वोट ऑन अकाउंट, टेम्पररी अप्रूवल फॉर स्पेंडिंग, इंटरिम बजट, कंप्लीट फाइनेंस स्टेटमेंट बिफोर द इलेक्शंस। फाइन। तो अब यहाँ पे हमें ये याद रखना है, आप फ्यूचर में भी देखोगे कि यूपीएससी को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की जो डिफरेंसेस है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद है। तो पार्लियामेंट का आप जो चैप्टर है ना उसे अच्छे से पढ़ लेना, लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना, इसको आपकी रिवीजन हो जाएगी। वोट ऑन अकाउंट, बजट फिर से आया है, पूछा है, फिर से पूछ सकते हैं। 48 देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ ए हेवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू। स्टेटमेंट 1, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स। स्टेटमेंट 2, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स। स्टेटमेंट सी, स्लो डाउन द रिएक्टर। स्टेटमेंट 4, स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसका आंसर है स्टेटमेंट ए, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें आप ये बोल सकते हो, अगर आप लॉजिक से जाओ तो इंक्रीज तो नहीं करता होगा स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो एक यहाँ पे स्टेटमेंट कम से कम यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट यहाँ पे नॉलेज लगेगा। हेवी वाटर यहाँ पे मॉडरेटर की जैसे एक्ट करता है, ये न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करता है, सस्टेन करता है कंट्रोल चेन रिएक्शन को, इसलिए यहाँ पे हेवी वाटर को यूज़ किया जाता है। इसका पूरा फुल मैकेनिज्म है जो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हो, ठीक है। इट इज़ यूज इन PHWR, दैट इज प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। फाइन। तो इससे क्या होता है, फिजन डेफिशिएंसी, जो फिशन की एफिशिएंसी होती है ये और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है। फाइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज have contributed to the recognition of Western Ghat, Sri Lanka and Indo-Burma regions as a hotspot of biodiversity। तो ऐसी कौन सी 3 क्राइटेरियाज है? अब देखो, अगर आपने क्राइटेरियाज पढ़े होंगे तो आप जल्दी से यहाँ पे एथनो बॉटनिकल इंपॉर्टेंस और एडेप्टेशन टू द फ्लोरा एंड फोना टू द वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, इसे एग्जैक्टली इनकरेक्ट कर दोगे। अगर 4 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, 6 इनकरेक्ट हो जाता है, यानी कि स्टेटमेंट सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहाँ पे आपको नॉलेज लगेगा, ठीक है। इसमें स्पीसीज रिचनेस, वेजिटेशन डेंसिटी, एंडेमिज्म और थ्रेट परसेप्शन, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अगर कोई एक रीजन है, इस रीजन को मुझे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाना है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी क्या इस रीजन के पास 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज है। पहला तो यह है कि इनके पास कम से कम एटलीस्ट 1500 वैस्कुलर स्पीसीज होनी चाहिए, वैस्कुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, सो वैस्कुलर प्लांट्स बोलूँगी मैं इसे, और ये एंडेमिक होनी चाहिए। एंडेमिक होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मिल रहा है वो कहीं पे और नहीं मिल रहा, मतलब आप इस रीजन के बाहर अगर जाओगे तो वो वहाँ पे चीज़ नहीं मिलेगी, यहाँ पे ही मिलेगी, मतलब कि वो जो वैस्कुलर प्लांट के बारे में आपको बता रही थी वो एंडेमिक हो चुका है। सो इट मस्ट हैव द हाई परसेंटेज ऑफ द लाइफ, प्लांट लाइफ फाउंड नोवेयर एल्स ऑन द प्लैनेट। तो मतलब ये हो गया हॉटस्पॉट। दूसरा ये होता है कि कम से कम इस हॉटस्पॉट जो रीजन मैंने बताया है इसकी कम से कम 30% या फिर लेस देन 30% बची कुछ नेचुरल वेजिटेशन होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे 100% नेचुरल वेजिटेशन थी, अब कम होते 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 30% रह चुकी है बस। मतलब ये कितना ज़्यादा खतरे में है। तो अगर कोई रीजन इतना ज़्यादा खतरे में है तो उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा और उसे हम कहेंगे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो 2 ये मेन रीजन होते हैं। अब बचे कुछ है, ये भी है कि स्पीसीज रिचनेस, एंडेमिज्म, थ्रेट लेवल, और ये पॉइंट तो है 70% का हैबिटेट लॉस और 30% ही बस बचा कुचा है। कोई भी एक याद रख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। वाई इज द ऑफरिंग ऑफ अ टीजर लोन्स बाय कमर्शियल बैंक्स कॉज अ इकोनॉमिक कंसर्न। अब इकोनॉमी में ये देखा गया है कि यूपीसी बहुत ज़्यादा डिटेल में, मतलब बहुत डीप में नहीं जाते हैं, कंसेप्ट के ऊपर रह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। अ टीजर लोन आर कंसिडर्ड टू बी एज अ एस्पेक्ट ऑफ अ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक मे बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ अ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर। ओके फाइन, आई डोंट नो, मैं यहाँ पे होल्ड करके रखती हूँ इस स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट 2 के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन इंडिया अ टीजर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू द इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट यूनिट्स। यहाँ पे कितना बड़ा रेड फ्लैग है, ये समझ में आ रहा है रेड फ्लैग क्यों है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना ज़्यादा रेगुलेशन करते रहता है, कितना परेशान रहता है हमारा सेंट्रल बैंक। वो हमेशा देखते रहते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स हो, शेड्यूल बैंक्स हो, NBFCs हो, ये सारे ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये एक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कितनी सारी रेगुलेशंस है। आई डोंट नो एग्जैक्ट रेगुलेशंस, पर मुझे ये तो पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क्स वेरी हार्ड टू इन इंश्योरिंग द प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ ऑल द बैंक्स इन अवर कंट्री, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे अलाउ करेंगे हमारी कंट्री में जहाँ पे टीजर लोन्स मोस्टली
ऑन पर्पज हम इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स को देंगे जिससे कि वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सके और एक्सपोर्ट कर सके इनएक्सपीरियंस, क्योंकि कंसिडरिंग द टीजर लोन्स कैसे है, टीज करना लोन्स को, इट हैज़ टू बी समथिंग। अगर आपको एग्जैक्टली भी नहीं पता है तो कम से कम आप स्टेटमेंट 2 को तो एलिमिनेट कर सकते हो। सो आप कम से कम यहाँ पे 50-50 तक तो पहुँच गए, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका स्टेटमेंट, इसका जो आंसर है वो है आंसर मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, टीजर लोन्स ये ऐसे लोन्स होते हैं जो कि कम और फिक्स इंटरेस्ट रेट्स से ऑफर किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, पर शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। जिसमें फिर आप बाद में कुछ टाइम जैसे ही बीत जाता है, फिर बाद में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हायर हो जाता है, फ्लोटिंग बन जाता है, ठीक है। तो ये एक बात, ये जो चीज़ है ये इकोनॉमिक कंसर्न की हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमने देख लिया कि बिकॉज टीजर लोन्स आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग, तो ये एकदम सही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोरोवर्स है दे मे हैव डिफिकल्टी मेंटेनिंग द रीपेमेंट शेड्यूल। अब इससे क्या होगा, जो हमारे बैंक्स है उनका रिस्क बढ़ जाएगा। जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे लोन लिए हैं वो डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो मतलब बैंक के ऊपर यहाँ पे खतरा बढ़ गया, मतलब इकोनॉमी के ऊपर खतरा बढ़ गया। सब प्राइम क्राइसिस 2011, देखो पेपर 2011 में आया है, 2008 में ये चीज़ हो चुकी है। तो मतलब कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ये यहाँ से प्रूव हो जाता है। अब कौन सा भी ऐसा ऊपर नीचे का क्वेश्चन नहीं पूछा है जो फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वही पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से ले सकते हो। हाउएवर दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये एंटायरली एक्यूरेट नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हो जो इनएक्सपीरियंस हो और उन्हें शायद मिल जाए लोन, वो अलग बात है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को लेके दिमाग में रख के थोड़ी ना वो चीज़ करेंगे। ये समझ में आया है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अब आपके 25 क्वेश्चंस लूँ, क्योंकि मैंने आपको कमेंट सेक्शन में पूछा भी था कि व्हाट आर द सजेशंस, और आपने मुझे बताया कि इमेजेस यहाँ पे ऐड करनी है जहाँ पे भी ज़रूरत हो। सेकंड, आपने ये सजेशन दिया कि मुझे 25 क्वेश्चंस लेने हैं, तो आई विल डू दैट। अगर नहीं होते हैं, टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैं 2 यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करूँगी एक दिन में, लेकिन हम कंप्लीट करेंगे बिफोर पेपर्स, ठीक है, जिससे कि आपको टाइम मिले रिविजन करने के लिए भी। दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपकी बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताओ, स्ट्रेस नहीं लेना है पढ़ाई का, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।